एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 1 का रिवीजन किया। अब हम पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 60 तक देख लिया था, दैट इज ओरल एविडेंस तक। ओरल एविडेंस तक हम लोगों ने पूरी कहानी समझ ली थी। रेलेवेंसी, ओरल एविडेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। कैरेक्टर क्या होता है, जो हमने 52 से 55 में देखा। अब इस वीडियो में हम लोग अपना जो बचा हुआ एविडेंस एक्ट का पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि दो तरीके के एविडेंसेस होते हैं मेनली, ठीक है, जो मेनली हमें इंडियन एविडेंस एक्ट ने क्लासिफाई करके दे रखा है। दैट इज टू टाइप्स ऑफ एविडेंस। फर्स्ट इज ऑक्यूलर या फिर ओरल एविडेंस और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 65 में दे रखा है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। आप जानते हैं सेक्शन 65A 65B ये अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कर रखी है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस प्री में इसमें क्या ही ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। अमेंडमेंट से हो सकता है पूछ लें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, या फिर हो सकता है कि आपको हो क्या सकता है वैसे सेक्शन बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर पता है तो बट ऑब्वियस है आप उसको कर लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 61 में हमें बता रखा है कि कंटेंट, जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है, यानी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होता है। खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या होगा। जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है वो कंटेंट है। हम कहते हैं हमारे पास इस बुक में ये कंटेंट दे रखा है, तो बुक में कंटेंट दे रखा है का मतलब है बुक में जो लिखा हुआ है। सेम अप्लाइज विद द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के कंटेंट का मतलब है कि आप जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है। तो सेक्शन 61 में सीधी सी बात कही है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट का कंटेंट प्रूव करना है तो या तो आप प्राइमरी एविडेंस दो और या फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दो। दो तरीके से प्रूफ किया जाएगा। माना जो है, अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा रिलायबल जो एविडेंस होता है वो प्राइमरी एविडेंस ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होता है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एविडेंस का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज की ओरिजिनल, कुछ भी डॉक्यूमेंट को आप ओरिजिनल फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। हम मतलब रिलेट कर सकते हैं प्राइमरी एविडेंस को और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद देखो सेक्शन 62 में क्या बता रखा है। सेक्शन 62 में हमें प्राइमरी एविडेंस के बारे में बता रखा है। प्राइमरी एविडेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्राइमरी होता है। अब इसके दो एक्सप्लेनेशंस हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो, सबसे पहला तो एक्सप्लेनेशन है सेवरल पार्ट में। डॉक्यूमेंट अगर सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूटेड है तो जहां पर डॉक्यूमेंट रिटन है और उसको एग्जीक्यूट किया गया है पार्टीज के द्वारा, जैसे मान लो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वो रिटन डॉक्यूमेंट मैंने भी एग्जीक्यूट किया है, मेरे पार्टनर ने भी एग्जीक्यूट किया है और तीसरे पार्टनर ने भी एग्जीक्यूट किया, यानी कि A, B, C तीन लोगों ने अगर एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है तो वो सबके लिए प्राइमरी एविडेंस हुआ ना। यही लिखा है आपके एक्सप्लेनेशन 1 में, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब एक डॉक्यूमेंट को सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वही डॉक्यूमेंट की कॉपी मेरे पास भी है, वही डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है, वही डॉक्यूमेंट बी के पास भी है, वही डॉक्यूमेंट सी के पास भी है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी एविडेंस होगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? अच्छा नहीं, एक्सप्लेनेशन 2 में बढ़ने से पहले यहाँ पर एक काउंटर पार्ट वाला जो सीन आता है वो देख लो पहले, जहां पर डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। जहां पर डॉक्यूमेंट को काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है वहां पर ईच काउंटर पार्ट जो होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। जहां पर डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। इसको ऐसे समझो कि जो डॉक्यूमेंट अगर मैंने साइन किया है तो वो मेरे अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया है वो मेरे अगेंस्ट, सामने वाला उसको मेरे अगेंस्ट मतलब दे सकता है एज अ प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। और जो सामने वाले ने किया है, जो सामने वाले ने साइन करके दिया है, वो मैं उसके अगेंस्ट एज अ प्राइमरी एविडेंस यूज कर सकती हूँ। तो जो पार्टी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रही है वो एविडेंस उसके अगेंस्ट जो है प्राइमरी एविडेंस होता है। जैसे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहां पर मैंने साइन किया इस डॉक्यूमेंट पे। एग्जीक्यूट करने का मतलब है मैंने साइन किया है, तो अगर यहां पर इस डॉक्यूमेंट में मैंने इसको एग्जीक्यूट किया या मैंने इसको साइन किया है तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिंग पार्टी ये प्राइमरी एविडेंस होगा। एंड वाइस वर्सा फॉर द जो दूसरी पार्टी एग्जीक्यूट करेगी वो उसके वो मेरे वो
उसके अगेंस्ट होगा प्राइमरी एविडेंस। तो ये चीज इसमें होता है, बस काउंटर पार्ट में यही होता है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो कि बैंक की जो रिसीट होती है वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर वो सेम यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए गए हैं, वेयर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। इसको हम क्यों थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और उसको एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है, एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original। अरे यार देखो, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया, न्यूज़पेपर जैसे ले लो, न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लो, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से इसे बनाया गया ना, तो ये प्राइमरी एविडेंस होगा। बस इतनी सी ही बात इसमें ये कह रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर को प्रिंट करके बनाया जाता है एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से। सारे न्यूज़पेपर, इतने लाखों हजारों न्यूज़पेपर्स बिक रहे हैं, तो वो सारे जो है प्राइमरी एविडेंस होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि एक जो मेरे पास है नहीं वही ओरिजिनल है, तुम्हारे पास जो है वो सेकेंडरी है, ऐसा थोड़ी होगा। एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से क्योंकि उसे बनाया गया है, इसलिए वो जितने लोगों के पास है वो सबके लिए वो प्राइमरी एविडेंस है। हाँ, अगर ये हो रहा है कि वो जो न्यूज़पेपर है अगर उसकी फोटोकॉपी मैंने निकलवा ली तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। अगर मैंने उसकी फोटोकॉपी निकलवा ली, देखो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से जो बना है वो न्यूज़पेपर तो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन अगर उस न्यूज़पेपर की, जो मेरे पास न्यूज़पेपर है, अगर उसकी फोटोकॉपी मैं निकलवाती हूँ तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। दैट विल नॉट बी काउंटेड एज प्राइमरी एविडेंस। ये थोड़ा सा है क्रोनोलॉजी समझना, ठीक है। अब हम आएंगे सेक्शन 63 पे। सेक्शन 63 हमें सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताता है। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट सेकेंडरी एविडेंस में क्या, व्हाट डज इट मीन्स एंड व्हाट इट इंक्लूड्स। तो ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव है, ठीक है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि इसमें और भी चीजें अगर चाहे तो ऐड किया जा सकता है। क्या चीजें ये आपको याद रखना है। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो भी सर्टिफाइड कॉपी है पब्लिक डॉक्यूमेंट की अंडर सेक्शन 76 अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो है आपको सेकेंडरी एविडेंस में आएंगी। दूसरी बात की कॉपीज जो है बनाई गई है मैकेनिकल प्रोसेस से एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज, तो वो भी होगा। जैसे ओरिजिनल का हमने फोटोग्राफ किया, ठीक है, जैसे ओरिजिनल फोटोग्राफ, ठीक है। कॉपीज मेड फ्रॉम एंड कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल, कॉपीज मेड फ्रॉम एंड कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल अगर है तो वो भी होगा। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, ये मान लो मैं ए पर्सन हूँ, मैंने अगर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है तो ये मेरे अगेंस्ट तो प्राइमरी एविडेंस है। जो बी पार्टी जिसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, ये सेकेंडरी एविडेंस हुआ ना, ये उसके अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस हुआ, ठीक है। तो काउंटर पार्ट्स जो है एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड, ये उसके अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस होगा। ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पर्सन हु रेड इट, तो ये भी जो है सेकेंडरी एविडेंस की श्रेणी में आता है। ये लिस्ट आपको पूरी याद करनी होगी। सेक्शन अब हम आते हैं सेक्शन 64 पे। तो सेक्शन 64 कुछ नहीं कह रहा, सेक्शन 64 बस इतना कह रहा है प्रूव ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाएगा बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियरिन आफ्टर मेंशन। अब हियरिन आफ्टर क्या मेंशन्ड है? सेक्शन 65 में कहा गया केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन। सेक्शन 65 में पहले तो सेक्शन 64 में कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो प्राइमरी एविडेंस से करो, लेकिन आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो। वो सेक्शन 65 में बता रखा है क्या हम कौन से केसेस में प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं। हम दे सकते हैं प्राइमरी एविडेंस व्हेन द ओरिजिनल इज इन पोजेशन ऑफ द एडवर्स पार्टी। जब ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के पोजेशन में है, जैसे मेरा केस चल रहा है, किसी बी पर्सन का केस चल रहा है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास नहीं है, एडवर्स पार्टी के पास है। अब एडवर्स पार्टी उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उसको प्रोड्यूस करेगी तो उसके खिलाफ हो सकता है चीजें चली जाए, उसके अगेंस्ट हो सकता है चीजें चली जाए, इस वजह से वो तो उसको प्रोड्यूस करेगी नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोर्ट से परमिशन लूंगी कि मुझे जो है सेकेंडरी एविडेंस देने का मौका दिया जाए। तो सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट अलाउ कर देती है ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। फिर बी में जो है दूसरा आपका पार्ट है कि जब कंटेंट ऑफ ओरिजिनल को एडमिट कर रखा है कहीं पर, ठीक है, तब ओरिजिनल या डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस्ट हो गया है। ओरिजिनल इज नॉट इजिली मूवेबल, इतना ज्यादा बल्कि डॉक्यूमेंट है कि हम उसे कोर्ट में लेकर के नहीं आ सकते, और अगर लेकर भी आते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कोर्ट का बर्बाद होगा। तो इस वजह से जो है सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट अलाउ कर लेती है, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है कोई, सर्टिफाइड कॉपी है, या ओरिजिनल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स। अरे देखो ये वाला पॉइंट कंफ्यूजिंग लगता है कि न्यूमरस अकाउंट्स का क्या मतलब है। न्यूमरस अकाउंट्स का ये मतलब है कि
बड़ा स्कैम मान लो हो रखा है, बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है, वो पूरा स्कैम कोर्ट के लिए रेलिवेंट नहीं है, उसमें से जो थोड़ा उस पार्टी ने, जो पार्टी कोर्ट में है जिसके अगेंस्ट मुकदमा चल रहा है, थोड़ा स्कैम अगर उस पार्टी ने किया है तो वो थोड़ा ही पेश करना जरूरी है, थोड़ा ही पता चलना जरूरी है। तो जब इतना लंबा जो है अकाउंट्स हैं उस किसी भी पर्टिकुलर चीज के, तो उसमें क्या होगा, जो दूसरी पार्टी है वो जितना स्कैम उस पार्टी ने किया है उस चीज का जो है सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट को दे सकती है कि इतना ही रेलेवेंट है हमारे केस के लिए, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये चीज है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, सेक्शन 65A और सेक्शन 65B ऐड किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2000 से, ठीक है। तो सेक्शन 65A ने कुछ नहीं कहा, सेक्शन 65A ने बस इतना कहा है कि जो कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसे प्रूव किया जाएगा बाय सेक्शन 65B। सेक्शन 65B में जिस तरीके से बता रखा है उस तरीके से प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये सेक्शन बेस्ड आता है, इतना कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहो तो देख लेना। चलो मैं ऊपर से बता देती हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, तो उसको डीम किया जाएगा एक डॉक्यूमेंट की तरह। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन स्टोर होने का मतलब है जैसे आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, तो स्टोर्ड है ना कहीं पर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, तो हम उसे डीम करेंगे एज अ डॉक्यूमेंट और उसको एडमिसिबल किया जाएगा बिना किसी प्रूफ के, जैसे कि ओरिजिनल प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, विदाउट प्रूफ ओरिजिनल, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उसको एडमिट करेंगे। क्या फॉलोइंग कंडीशंस है? कंप्यूटर रेगुलर यूज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बंद पड़ा है, साल 2 साल से बंद पड़ा है और हम तब जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर रेगुलर यूज में होना चाहिए। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलरली और जो है ऑर्डिनरी उसी कंप्यूटर में फीड हो रही है। जैसे आप कहीं बड़ी बड़ी शॉप्स में जाओ तो वो कंप्यूटर पे अपना बिल वगैरह बनाते हैं, एक्सेल शीट्स वगैरह बनाते हैं, तो अगर ये काम वो रेगुलरली कर रहे हैं तो हम उसे एडमिसिबल मानेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि ठीक है, कंप्यूटर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कंप्यूटर बंद पड़ा है 4-5 साल से, कंप्यूटर प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है तो जो है एडमिसिबल है। और चौथी बात क्या है, डुप्लीकेट कॉपी जो है मस्ट बी अ रिप्रोडक्शन ऑफ अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर कॉपी दे रहे हो तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि प्रिंट वगैरह, फोटोकॉपी वगैरह आप जो भी करा रहे हो वो सही होना चाहिए। बेसिकली इस बात का मतलब ये कि किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। आपसे कहा बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट आप निकाल के तो लेके आ रहे हो, लेकिन उसमें आपने कुछ एडिटिंग कर दी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फोर्ज्ड बेसिकली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 65B। अब सेक्शन 66 में हमें नोटिस के बारे में बता रखा है। इसको आपको तो जैसे है वैसे आपको इसको भी याद करना पड़ेगा। जो इसमें प्रोवाइडेड दे रखा है कि प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस और इन एनी अदर in any other case in which the court thinks fit to dispense with it। मतलब कि आपको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली ये वाला जो प्रोवाइजर कह रहा है कि इन सर्कमस्टांसेस में आपको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। जब जिस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है वो खुद में ही एक नोटिस है, या फिर जब फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। भाई जब एडवर्स पार्टी को पता है कि उसको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसका एग्जांपल समझो कि मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो कॉन्ट्रैक्ट है एडवर्स पार्टी का, ये तो तुम्हें पता है ना कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो कॉन्ट्रैक्ट को तो लाना ही पड़ेगा कोर्ट में, तो ऐसे में नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, when it appears or is proved that the adverse party has obtained the possession of the original by fraud or force। अगर ये पता चल जाता है कि उसने फ्रॉड या फोर्स से लिया है पोजेशन उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, ठीक है। When the adverse party or his agent has the original in court, जब adverse party या agent जो है कोर्ट में है ऑलरेडी तो फिर क्या जरूरत है, ठीक है। When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, मान लो उन्होंने एडमिट कर लिया एडवर्स पार्टी ने कि खो गया है डॉक्यूमेंट, तो खो गया है तो फिर तो नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। When the person in possession of the document is out of reach or not subject to the प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, जब पर्सन आउट ऑफ रीच में है तो फिर नोटिस देंगे। हम किसको नोटिस देंगे, क्या करेंगे नोटिस देके, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। सेक्शन 67 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, ये आपको सिर्फ सेक्शन बेस्ड पढ़ना है, एक बार हेडिंग देख लेना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 67A अब जान रहे हो, जहां A B आ रहा है वहां पर या तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, या ये सब जो है आपके लिए मतलब ये वाला सेक्शन 67A सिर्फ हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 68 देखो, सेक्शन 68 से कई बार क्वेश्चन बनता है, कहता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय अ लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर ये डॉक्यूमेंट जो है
रिक्वायर्ड है लॉ के तरफ से कि उसको अटेस्ट करना पड़ेगा, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, उसको तब तक एविडेंस की तरह उसको तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कि एक अटेस्टिंग विटनेस until one attesting witness at least been called for the purpose of proving its execution, जब तक कि हम एक अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुला लेते हैं तब तक कि जो है उसको एज एन एविडेंस यूज नहीं किया जाए। मतलब कोई भी अगर एक विटनेस आकर के उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर ले कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड था तो जो है वो अटेस्टेड माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 69 मतलब प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट हुआ था तो वो अटेस्टेड माना जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक विटनेस, सवाल इसका ऐसे बनता है कि एटलीस्ट कितने विटनेस की जरूरत होती है, तो एटलीस्ट आपको याद रखना है कि एक विटनेस की जरूरत होती है। ठीक है, देन सेक्शन 69 से प्रूव वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, क्या प्रूव दोगे? देखो ये वाला पार्ट जो है हम थोड़ा सा धीमे लेकर के चलेंगे ताकि हर एक चीज यहाँ तक एटलीस्ट जो पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से थोड़ा सा स्लो चलेगी हमारी गाड़ी, उसके बाद जो है रैपिडली हम कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि इसमें थोड़ा सा डीप में इसलिए जाया जाए क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, सेक्शन 69 कह रहा है प्रूव वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, जब अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं फाउंड हो रहा है तब क्या? तो इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट पर्पट्स टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम यूके में, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting and that signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. ठीक है, okay, then section 70 says admission of execution by party to attested document. The admission of the party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him though it be a document required by law to be attested. ठीक है, पार्टी के अगेंस्ट जो है उसे यूज किया जा सकता है। देन सेक्शन 71 से प्रूव व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, अगर उसने डिनाई कर दिया तब क्या? इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो रिकलेक्ट नहीं करता है, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर विटनेस, जो है उसको अदर एविडेंस से उसको प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 72 कह रहा है प्रूव ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अटेस्ट करना जरूरी नहीं था बट उसको अटेस्ट कर लिया गया। ठीक है, उसको अटेस्ट करना जरूरी नहीं था लेकिन पार्टीज ने उसे अटेस्ट कर लिया है तो सो द अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। ये भी पूछा जाता है कई बार कि अगर जरूरी नहीं था अटेस्ट करना, उसको अटेस्ट कर लिया गया है तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, दैट इज वो अनअटेस्टेड है। ठीक है, सेक्शन 73 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूफ, तो इसमें बेसिकली सिर्फ इतना बता रखा है कि कोर्ट में जो है उस पर्सन को बुलाया जा सकता है कि राइटिंग एक बार चेक करवाने के लिए कि ये तुम्ही ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें बस इसमें दे रखी है। इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस पता होना चाहिए कि दिया क्या रखा है सेक्शन 73 में। ठीक है, 73 प्रूव एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे। सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक सर्वेंट के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज और देयर पब्लिक ड्यूटीज, मतलब अपने इन द कलर ऑफ देयर ऑफिस, अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में कहें तो इन द कलर ऑफ देयर ऑफिस जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर किए हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी या फिर ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, या पब्लिक रिकॉर्ड्स में केप्ट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक रिकॉर्ड में रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, कंपनी लॉ से रिलेट करना थोड़ा सा इससे, जो आपने पढ़ा होगा अगर कंपनी लॉ पढ़ा है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, ये तो है तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं बट ये पब्लिक रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। तो अगर ये पब्लिक रिकॉर्ड में रखे गए हैं तो उन्हें भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सेक्शन 75 पे आते हैं। सेक्शन 75 कहता है इसके अलावा जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आएंगे। यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो हमने बता दिया सेक्शन 74 में, उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट है और क्या जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो एक बात याद रखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली और रिपीटेड क्वेश्चन है दैट चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट।
ये चीज़ याद रखनी है। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एग्जाम्पल है मेरे पास। जो स्कूल रजिस्टर होता है ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। स्कूल रजिस्टर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। लिख दूं मैं, स्कूल रजिस्टर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। या आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो क्या इसको नोट कर लो क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। स्कूल रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नोटिस अंडर सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी, रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी, इलेक्टोरल रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, मेडिको लीगल रिपोर्ट, ठीक है, चार्जशीट ये मैंने आपको बताई दी है, ऑर्डर्स ऑफ सिविल कोर्ट, एफआईआर, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है और रेपिटेडली पूछी जाती है मैं वो लिख देती हूँ। नोटिस अंडर सेक्शन 106 सीआरपीसी, 145 सीआरपीसी का जो डॉक्यूमेंट है वो भी, चार्जशीट मैंने आपको बता दिया, एफआईआर भी होता है, मेडिको लीगल रिपोर्ट भी होता है, मेडिको लीगल रिपोर्ट भी होता है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इलेक्टोरल रोल भी आपको याद रखना है, ये भी आई गेस रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। इलेक्टोरल रोल आ गया आपका। उसके बाद सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर। ऑब्वियसली ये सब तो आपको पता है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि ये जो बर्थ और डेथ के रजिस्टर्स होते हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज में रखे होते हैं ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनल बैंक कन्फेशंस रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, डिपोजिशन ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी केप्ट इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मैरिज रजिस्टर, ठीक है, सेल और लीज जो डीड होती है वो भी। ये तो हो गया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो भी बता देती हूँ मैं। ये आपका हो गया कि ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? इनकम टैक्स रिटर्न, अ प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड इन अ केस। अब क्या प्लेंट हम सबको पब्लिक डॉक्यूमेंट सबको दिखाते हुए घूमेंगे? रिटर्न स्टेटमेंट WS किसी डिफेंडेंट ने फाइल किया वो सबको दिखाते हुए घूमेगा क्या कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है? नहीं यार, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तो देख लो इनकम टैक्स रिटर्न का जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि ITR आपका, दैट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। आप कितना ITR क्या फाइल कर रहे हो वो जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट के केस में आएगा। और क्या प्लेंट और WS, ठीक है। और फिर हमारे पास पंचनामा प्रिपेयर्ड बाय पुलिस ऑफिसर, जो पंचनामा पुलिस ऑफिसर प्रिपेयर करते हैं वो भी आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। पंचनामा प्रिपेयर्ड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास डॉक्यूमेंट विच पर्पज टू बी ए लेटर और रिपोर्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, सर्टिफिकेट इशूड बाय द डॉक्टर रिगार्डिंग द डेट ऑफ डेथ। ये भी आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द डॉक्टर, सर्टिफिकेट इशूड बाय द डॉक्टर रिगार्डिंग the date of death, ठीक है। तो ये सब जो है आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ये आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये आपको याद रखना है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर गवा देंगे, तो ये याद रखना है, ठीक है। ओके, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो किसी पब्लिक ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड में थोड़ी ना रखा होता है। जब तक कि अनलेस एंड अनटिल कोई केस आपका नहीं बनता या कुछ ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला नहीं होता, तब तक आप कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखाओगे या किसी पब्लिक ऑफिशियल को डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखाओगे। या देखो, पब्लिक डॉक्यूमेंट एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। दैट इज कि अगर कोई पर्सन चाहे जैसे RTI लगा करके उस पर्टिकुलर चीज को देख सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो आप तक सीमित है, ठीक है। वो उसके लिए कोई RTI लगा करके आपको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना देख सकता है कि मैंने अगर किसी कंपनी से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं इतने दिन आपके यहाँ पढ़ाऊंगी, तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, मेरे और कंपनी के बीच की बात है, अनलेस एंड अनटिल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं होता।
तो वो मेरे और उनके बीच की बात है। कोई आरटीआई लगा करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देख सकता। अभी समझ में आ गया प्राइवेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा ओके, अब सेक्शन 76 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड देन सेक्शन 77। सेक्शन 77 कहता है प्रूव ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी टेकन फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 76, ठीक है। इसमें मतलब बेसिकली सेक्शन जो है 76 में मेथड बता रखा है कि किस तरीके से जो है सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलेगी। नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब जो थोड़ा सा सेक्शन 79 में, सबसे पहले तो सेक्शन 79 जो है, सेक्शन 79 से लेकर के आपका जो 90A है वो प्रिजम्पशन वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक सेक्शन में हम नहीं जा रहे हैं, इतना समझ लो बस। लेट मी टेल यू, आपको इतना पता होना चाहिए कि शैल प्रिज्यूम कहाँ है, मे प्रिज्यूम कहाँ है और कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ पर है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए इस वाले चीज़ में, ये पता होना चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें, शैल प्रिज्यूम कहाँ है, मे प्रिज्यूम कहाँ है, ये पता होना चाहिए, और कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ है, ठीक। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, सेक्शंस याद होने चाहिए। कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है, कौन से सेक्शन में किस बात को प्रिज्यूम करने की बात दे रखी है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम तो याद कर लेंगे, वो तो हमें पता है कि 79 से फलाना तक इतना है उतना, ये तो हमें पता है। लेकिन किसमें क्या दे रखा है ये तो नहीं पता। अगर वैसे क्वेश्चन आ गया तो, और ऐसे क्वेश्चन आ गया नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मैं खुद भी भूल गई हूँ। अभी तो पहले फिलहाल हम आगे देख लें कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, फिर मैं तीसरी बात आपको बताती हूँ, देखते देखते याद आ जाएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले तो सेक्शन 82 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो इंग्लिश लॉ के बारे में बात कर रहा है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट, अब रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्या, वो रेलेवेंट ही नहीं बचता है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सेक्शन 86 एक बार याद कर लेना अच्छे से, 85B देख लेना, 85A देख लेना, 81 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला सेक्शन 85 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तीसरी चीज़ देखो, मैंने कहा था ना बताते बताते याद हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है, पहले तो देख लो, मार्क कर लो। मैंने आपको बताया सेक्शन 86 बताया, 85A बताया, 85B बताया। जो आपको सिर्फ हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसके मार्जिनल हेडिंग में क्या दे रखा है और इसमें क्या प्रिज्यूम कर रखा है, ठीक है। और आपका 81 है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपका 85 है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, 84 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और 83 भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने आपको कहा ना कि ये आप याद कर लोगे तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस 88A वाला ये याद कर लेना, और 87 याद कर लेना। मतलब ये तो छोड़ के ही मत जाना, बाकी तो भले छोड़ देना, क्योंकि मैंने जो बताया वो तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी चीज की तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही थी कि तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, 90 में जो आपका प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट दे रखा है 30 ईयर्स ओल्ड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 90 में 30 ईयर्स ओल्ड दे रखा है कि कितना दे रखा है, तो 30 ईयर्स ओल्ड दे रखा है, ये आपको याद रखना है। 90A में आपका 5 ईयर्स ओल्ड दे रखा है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये आपको याद रखना है। मतलब ये जो 90 और 90A है ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब हम आएंगे अपने चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 कहता है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कुछ चीजें हैं जहां पर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। वो चीजें क्या है, सबसे पहले तो मुझे बताओ, सेक्शन 91 और 92 जो है, हाँ 91 और 92 ही पढ़ रहे हैं, 91 और 92 जो है हमें बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में बताता है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 91 में ये बता रखा है कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ग्रांट है, कोई डिस्पोजिशन है। ग्रांट का क्या मतलब है, ग्रांट का ये मतलब है किसी ने आपको पैसे दिए, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन, इसके लिए कोर्ट ओरल एविडेंस को एडमिसिबल करता ही नहीं है, वो रेलेवेंट ही नहीं मानेगा। आपको इसके लिए ओरल एविडेंस नहीं देना है। द बेस्ट एविडेंस इज टू गिव द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब आपको इसमें ओरल एविडेंस नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन में आपको ओरल एविडेंस कोर्ट अलाउ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। ये बात आपको याद रखनी है। सेक्शन 91 और सेक्शन 92 जो है आपका बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में बात करता है। 3 रूल पे पूरा एविडेंस बेस्ड है। सबसे पहला रूल है कि हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है,
कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखो हर एक लॉ में, हर एक एक्ट जिसमें जो भी आप पढ़ोगे सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है ना। आईपीसी में हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते तो है ना। एक्सेप्शंस भले हैं लेकिन हम पढ़ते हैं ना, ऑफेंसेस पढ़ते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर एक्ट है तो इसमें एक्सेप्शंस नहीं होंगे। हर जगह ऐसा मानो तो हर सेक्शन में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उस एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि वो एक रूल नहीं है। तो देखो 3 रूल्स पे हमारी पूरी आईपीसी बेस्ड है। सबसे पहले तो क्या, हियरसे एविडेंस को एकदम एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, हियरसे एविडेंस को एकदम एक्सक्लूड कर दिया सेक्शन 60 में, ठीक। प्राइमरी टू प्राइमरी एविडेंस ही आपको देना है, सेक्शन 64 हमको बताता है कि एकदम प्राइमरी एविडेंस ही हम मानेंगे। और तीसरी चीज क्या है कि ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि हमें अभी सेक्शन 91 में देखने को मिल जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये बेस्ट एविडेंस रूल है, ठीक है, ये बेस्ट एविडेंस रूल कहलाता है। सेक्शन 91 मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, डिस्पोजिशन है, तो नो एविडेंस शैल बी गिवन prove the terms of such contract, grant or disposition of property of such matter except the document itself। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है, उस डॉक्यूमेंट के अलावा हम और किसी भी एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सेकेंडरी एविडेंस इफ द कंटेंट्स इन द केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इट इज एडमिसिबल। सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हो जहां पर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हमने बता रखा है, वो हमने पहले ही बता दिया, वहां पर आप दे सकते हो सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 है। यहाँ पर क्या कह रहा है एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2, देखो एक मिनट, हाँ, एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 ये कह रहा है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है, अगर कोई, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है तो हम उसके लिए एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, हम मानेंगे कि वो पब्लिक ऑफिसर का ही ऑफिस है, ठीक है, मतलब वो सही जगह पर बैठा है। और अगर प्रोबेट एक्सेप्शन 2 क्या कह रहा है, प्रोबेट एज अगेंस्ट विल इज एडमिटेड। अगर प्रोबेट सर्टिफिकेट जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, अगर वो है आपके पास तो ठीक है, हम मानेंगे कि आपके पास विल थी, उसके लिए आपको बार बार विल लाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात इसमें कही गई है, ठीक है। 3 एक्सप्लेनेशन है, वो 3 एक्सप्लेनेशन आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे सेक्शन 92 पे। सेक्शन 92 कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। कोई भी जो है एविडेंस ओरल एग्रीमेंट का या स्टेटमेंट जो है वो एडमिट नहीं किया जाएगा, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन, एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर कोई अगर दूसरा मैटर है तो उसमें ओरल एग्रीमेंट वगैरह आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन इसमें 6 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, इसी वजह से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया है। 6 एक्सेप्शंस क्या है, सबसे पहला एक्सेप्शन क्या, प्रोवाइजो के नाम से दिया हुआ है, बट है तो एक्सेप्शन थी। प्रोवाइजो 1 ये कह रहा है कि अगर वैलिडिटी, डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है तो ठीक है, आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। जहां पर डॉक्यूमेंट साइलेंट है एंड इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म्स, तो आप दे सकते हो, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट। जहां पर ओरल एग्रीमेंट कंटेन्स कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दे सकते हो। सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट विच ऑल्टर्स, मॉडिफाई और रिसेंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी आप दे सकते हो, ओरल एग्रीमेंट अपना पेश कर सकते हो। एनी यूसेज कस्टम और विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट बट यूजुअली अनेक्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई ऐसा यूसेज है, कोई ऐसा कस्टम है जो कि एक्सप्रेसली उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो नहीं गया है, उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, ठीक है, लेकिन यूजुअली जो है अनेक्स्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, दे सकते हो। मैनर इन विच लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, तो भी आप जो है दे सकते हो इसमें ओरल एविडेंस, ठीक है। ये 6 एक्सेप्शन है जिसमें आप दे सकते हो, बाकी और कहीं पे भी आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। सेक्शन 93 और सेक्शन 94। सेक्शन 93 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, सेक्शन 93 इज सेइंग टू एक्सप्लेन और टू अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। अगर तू पेटेंट एम्बिग्विटी है, पेटेंट एम्बिग्विटी का क्या मतलब है, पेटेंट एम्बिग्विटी का मतलब है कि ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट कुछ गलती नजर आ रही है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर कुछ गलती नजर आ रही है तो सो व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स व्हिच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट्स, ठीक है। सेक्शन 94 क्या कह रहा है, सेक्शन 94 कह रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इटसेल्फ, लैंग्वेज प्लेन है एकदम, एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट, और वो एकदम एक्यूरेटली एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर अप्लाई भी कर रही है, एविडेंस में नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई सच फैक्ट। अब इस बात के लिए भाई लैंग्वेज एकदम प्लेन है, सब कुछ सामने
सामने समझ में आ रहा है कि एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज एकदम क्लियर है, अब उसके बाद आप उस चीज का एविडेंस नहीं दे सकते उसको बताने के लिए कि नहीं ये तो वेग है, ये तो गलत है, एग्जिस्टिंग फैक्ट हमें समझ में आ रहा है कि सब कुछ सही है, तो फिर आप गलत एविडेंस क्यों दे रहे हो? दूसरा एविडेंस नहीं, मतलब आप अपनी बात से जो है मुकर नहीं सकते हो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। सेक्शन 95 क्या कह रहा है? सेक्शन 95 से 98 जो है वो हमें लेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बताता है। लेटेंट एम्बिग्विटी का मतलब है कि हमें बाद में पता चला। देखो क्या हो रहा है लेटेंट एम्बिग्विटी में, एविडेंस हैज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस, अनमीनिंग के बारे में बात करी गई है। तो जहां पर डॉक्यूमेंट कोई एक पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर सेंस में यूज किया गया, कोई डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ था, उसे हम किसी पर्टिकुलर सेंस में जो है यूज कर रहे हैं, जहां पर उसकी लैंग्वेज तो प्लेन है लेकिन उसका कुछ मीनिंग अगर निकल करके नहीं आ रहा है, तो फिर आप जो है एविडेंस पेश कर सकते हो कि इसका क्या मीनिंग था, हम बताना चाहते हैं कि इसका क्या मीनिंग था, ठीक है। तो अलाउड है जो है एविडेंस देने के लिए। सेक्शन 96 हमें एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ द सेवरल पर्सन, इसमें भी अलाउड है आपको एविडेंस देने के लिए। सेक्शन 97 जो है कह रहा है evidence as to application of language to one of two sets of the neither of which the whole correctly applies, इसमें भी एविडेंस दे सकते हैं। और सेक्शन 98 कह रहा है अगर इलेजिबल कैरेक्टर्स है, इलेजिबल का मतलब है कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी जो है एविडेंस दिया जा सकता है, उसको समझाने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 99 इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एक बार ऐसे ही देख लेना, 100 में सेविंग प्रोविजंस दे रखे हैं, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पेरेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मेंस के लिए। अब हम आएंगे सेक्शन 101 पे, यानी कि अपना बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पार्ट जो है अब शुरू हो रहा है, पार्ट 3 ऑफ एविडेंस शुरू हो रहा है और इसको खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ और क्या होता है ओनस ऑफ प्रूफ, इन्हीं दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, हमें पता ही नहीं चलता बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है और ओनस ऑफ प्रूफ क्या है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट में ये चीज बताती हूँ आपको बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो सबसे पहले सेक्शन 101 में दे रखा है और ओनस ऑफ प्रूफ हमेशा नहीं है, ओनस ऑफ प्रूफ जो है सेक्शन 102 में दे रखा है, ठीक। ये बात हमें पता चल गई सेक्शंस कौन कौन से। 101 बर्डन ऑफ प्रूफ इस बारे में बात करता है कि जो पर्टिकुलर इंसान केस कोर्ट में लेकर के आया है या कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि हमारी बात सुनी जाए, आई एम इंजर्ड पर्सन, या जो है मेरा राइट हैम्पर हुआ है या मेरा राइट वायलेट हुआ है, बर्डन ऑफ प्रूफ, सारा जो प्रूफ करने का भार है वो उस इंसान के ऊपर रहता है। आम भाषा में अगर हम समझे, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहें तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर, यानी कि विक्टिम के ऊपर बेसिकली, ठीक है। जिसके ऊपर बीती है उसके ऊपर सारा भार होता है सारी चीजें प्रूव करने का कि आप प्रूव करेंगे, ठीक। क्रिमिनल केसेस में आपका प्रोसिक्यूशन पे होता है और सिविल केसेस में प्लेंटिफ के ऊपर रहता है। जो कोर्ट में केस लेकर के आया है वो ही ना सारी चीजें प्रूव करेगा। अगर कह रहा है, अगर कोई पर्सन कह रहा है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, तो भाई तुम प्रूव करो कि उसने तुमको मारा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। ओनस ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं करता, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी इंसान पे रहेगा जो कि केस लेकर के आया है, ठीक है। ये कभी भी शिफ्ट नहीं करेगा, ये बात याद रखना। ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है? ओनस ऑफ प्रूफ एक पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे ए ने बी से, मतलब जो है ए ने बी से नहीं, ये पर्सन प्लेंटिफ कह रहा है कि डिफेंडेंट ने मुझे, प्लेंटिफ नहीं, हाँ चलो अभी मान लो ऐसे, प्लेंटिफ ही मान लो। प्लेंटिफ कह रहा है कि डिफेंडेंट ने मुझे मारा, ठीक है। ए कह रहा है कि बी ने जो है मेरे को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। तो ए ये कह रहा है, ए कोर्ट में केस लेकर के आया है। देखो ए अगर ये बात कह रहा है कि बी ने इसको मारा है, तो इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ठीक है, हम समझ गए। क्यों? क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन हुआ ना, ये कोर्ट में केस लेकर के आया, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है एंड दिस नेवर शिफ्ट्स, कि कभी भी आपका शिफ्ट नहीं करेगा, पूरे केस के दौरान बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ओनस ऑफ प्रूफ क्या होता है? अब आप ये नहीं कहोगे ओनस ऑफ प्रूफ बी के ऊपर है, अरे नहीं, ओनस ऑफ प्रूफ बी के ऊपर नहीं है। ओनस ऑफ प्रूफ कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता रहता है, मतलब जो पर्सन जो फैक्ट बोल रहा है आप प्रूव करो कि आप सही हो, जो पर्सन जो फैक्ट बोल रहा है यू प्रूव इट। अगर बी कह रहा है कि नहीं मैंने उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं किया,
प्ली ऑफ एलिबी ले रहा है, कह रहा है कि जब इसके साथ ये दुर्घटना हुई तो उस वक्त मैं कैलकाटा में था, तो ये कैलकाटा वाली बात, ये प्ली ऑफ एलिबी जो इसने ली है, ये इसने एक फैक्ट बताया कि मैं उस वक्त कैलकाटा में था जब इसके साथ दुर्घटना घटी, या जो भी कुछ हुआ है इसके साथ, उस वक्त मैं कैलकाटा में था। तो भाई जब तुमने ये बात बोली तो अब तुम प्रूफ करो, ये ओनस ऑफ प्रूफ है, ये ओनस ऑफ प्रूफ है कि तुम प्रूफ करो भाई कि तुम कैलकाटा में थे उस वक्त, वो उसके लिए एविडेंसेस देगा। ठीक, अब मान लो कि उसके कॉन्ट्ररी ए ने फिर कुछ बात बोली, कि नहीं कैलकाटा में नहीं था, ये झूठ बोल रहा है, ये तो मेरे घर पर आया था, तो अब तुम प्रूफ करो कि ये तुम्हारे घर पर आया था। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है एक मतलब पूरे फैक्ट से रिलेटेड होता है, कि मतलब अगर उसको एक कोई पर्सन जिसके ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ है, अगर ये बात प्रूव नहीं करेगा कि ये कैलकाटा में था, तो ये तो केस हार जाएगा ना, ये तो केस हार जाएगा। वहीं पे अगर आप ए नहीं प्रूव कर पाया कि नहीं ये कैलकाटा में नहीं था, ये मेरे घर में था, तो ए केस हार जाएगा। अगर वो ये बात नहीं प्रूव कर पाया तो ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट करता रहता है, जो बात बोल रहा है पूरे केस के दौरान, जो पर्टिकुलर आदमी, जो पर्टिकुलर पार्टी जो फैक्ट को असर्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर चीज का ओनर्स आपके ऊपर रहता है प्रूफ करने के लिए कि आपने ये कहा, आपने जो कहा आप उसको प्रूव कर लो, तब तो हम मानेंगे। पूरा कोर्ट एविडेंसेस के उस पर चल रहा है तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही होता है बर्डन ऑफ प्रूफ और आपका ओनर्स ऑफ प्रूफ का डिफरेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ पूरे केस से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम कहते हैं कभी शिफ्ट नहीं होगा। ये अपना जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, ये पूरे केस से रिलेटेड नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड होता है, इस वजह से ये शिफ्ट होता रहता है। कोई भी अगर पार्टी उस पर्टिकुलर चीज को उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव नहीं कर पाएगी तो वो केस हार जाएगी। बस इतनी सी बात जो है हमें बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ में जाननी है। यही हमारा सेक्शन 101, 102 कंप्लीट हो गया। इसकी बेयर लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 103 वही बात कह रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। कोई पर्टिकुलर फैक्ट जो बंदा असर्ट कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा हुआ था, तो आप उसको प्रूफ करिए, सीधी सी बात खत्म। सेक्शन 104 से बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, ये है आपका। ठीक है, सेक्शन 105 जो है, कोई पर्सन अक्यूज्ड है, ये बी पर्सन यहाँ पर अक्यूज्ड है, हटा दो इसको, प्ली ऑफ एलिबी वगैरह हटा दो। बी पर्सन ये अक्यूज्ड है, ये कह रहा है कि मैं किसी सर्टेन एक्सेप्शंस के अंदर आ रहा हूँ। सर्टेन एक्सेप्शंस आईपीसी के एक्सेप्शन हो सकते हैं या किसी और पर्टिकुलर लॉ के भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सेप्शन के अंडर ये आ रहा है, मान लो ये कह रहा है कि मेरे को अगेंस्ट मेरी विल जो है इंटॉक्सिकेट किया गया था, तो आप प्रूव करो। अगर अक्यूज्ड पर्सन कह रहा है कि उसको जो है वो किसी एक्सेप्शन के अंडर आ रहा है, जनरल डिफेंसेस ले रहा है, तो आप उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंटॉक्सिकेटेड था और उसका जो इंटॉक्सिकेशन था वो इनवॉलंटरी था। ये आपको याद रखना है। सेक्शन 106 हमें विद इन नॉलेज के बारे में बात करता है। स्पेशली विद इन नॉलेज, अगर किसी पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज है किसी चीज को लेकर के, इसको हम लोग रेस इप्सा लोक्यूटर भी कहते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर किसी पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो वो पर्टिकुलर चीज प्रूव करने का जो है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हो जाता है। 107 में देखो क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन। अब ये 107, 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट तो प्रिज्यूम करेगी कि वो जिंदा है बंदा, यानी कि कोर्ट का जो है, इसको ऐसे पूछा जाता है 107 में कौन सा प्रिजम्पशन है, तो आप लिख कर क्या होगे, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है। 108 में कौन सा प्रिजम्पशन है, तो आप लिख कर क्या होगे, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। कोर्ट तो प्रिज्यूम करेगी कि वो जिंदा है। आप कह रहे हो कि वो मर गया है, तो आप प्रूव करो 107 में। 108 में कोर्ट तो प्रिज्यूम करेगी कि वो मर गया है, लेकिन आप कह रहे हो कि आपने देखा है वो जिंदा है, तो उसको प्रूव करो। इसमें जो टाइमिंग दे रखी है, जो ईयर्स दे रखे हैं, वो आपको याद रखना है। 107 में आपको 30 ईयर्स दे रखे हैं और 108 में शायद 7 साल का टाइम दे रखा है, शायद नहीं, 7 साल का ही टाइम जो है आपको 108 में दे रखा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 109 में कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट प्रिंसिपल एजेंट। इसको पढ़ लेना, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज्ड टू स्टैंड टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप रिस्पेक्टिवली। जो पर्सन डिनाई कर रहा है कि नहीं मेरा जो है इनसे कोई रिश्ता नहीं है, जो है किराएदार और मकान मालिक का, तो जो पर्सन डिनाई कर रहा है वो इस बात को प्रूफ करे। ठीक, सेक्शन 109 हो गया है। सेक्शन 110 हमें बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप के बारे में बताता है। तो जो पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स, जो कह रहा है कि नहीं मैं ओनर नहीं हूं, तो आप प्रूफ करो कि आप ओनर नहीं हो। बस 111 आपका
प्रूव ऑफ गुड फेथ ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ये एक्टिव कॉन्फिडेंस पूछा जाता है कि एक्टिव कॉन्फिडेंस वाला कौन सा सेक्शन में, तो ये सेक्शन बेस्ड है, ये आप याद रख लेना। 111 ए प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है, ये देख लेना एक बार। 112 कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये पूछा जाता है, ये 280 डेज वाला जो टाइम है ना, ये चीज पूछी जाती है। देखो इसमें क्या है, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन और विद इन 280 डेज, ये 280 डेज का जो टाइम है ये इंपॉर्टेंट है। 280 डेज का जो टाइम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितने दिन वाला है, ठीक है। 280 डेज आफ्टर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द मदर रिमेनिंग, देखो जैसे मान लो हस्बैंड और वाइफ थे, ठीक है, डिवोर्स हो गया उनका, मैरिज का डिसोल्यूशन हो गया मान लो, तो अगर 280 दिन के अंदर अंदर माँ को, मतलब जो हमारी वाइफ है वो अनमैरिड रहती है एंड शी इज प्रेग्नेंट, तो माना जाएगा कि वो बच्चा जो है उसी उनके मतलब हस्बैंड का है, ठीक है, लेजिटिमेट माना जाएगा बच्चा। शैल बी द कंक्लूसिव प्रूफ, और ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन अनलेस इट कैन बी शोन, अनलेस इसमें ये भी कहा कि अगर ये शो कर दे कि दोनों के बीच में कोई एक्सेस नहीं था 280 दिन के भीतर तो ठीक है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज प्रूव नहीं हो पाती है तो फिर माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट सन है। इसको जो है डीएनए टेस्ट वगैरह से भी प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो कमेंट्री है आपके बेयर एक्ट में, इसमें लिखा है ना, डीएनए टेस्ट प्रिवेल्स ओवर प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डीएनए टेस्ट ज्यादा जो है ये प्रिजम्पशन प्रिवेल नहीं करेगा कि हमने कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया ना, प्रिजम्पशन प्रिवेल नहीं करेगा। डीएनए टेस्ट में अगर कुछ और बात बताई गई, ठीक है, मान लो कि चलो एक बार को ये चीज प्रूव हो गई कि हम क्योंकि कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है तो हो गया ये चीज कि भाई उसका लेजिटिमेट सन है। लेकिन अगर मान लो डीएनए टेस्ट करा रही है एडवर्स पार्टी ने, अगर डीएनए टेस्ट हो गया और उसमें कॉन्ट्ररी बात हेल्ड हो रही है, तो इसीलिए इस केस में, कौन से केस में कहा गया है ये, हाँ, वासुदेव बदेक वर्सेस लता नंदलाल, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। डीएनए टेस्ट प्रिवेल करेगा इसमें, ठीक है। डीएनए टेस्ट अगर हो गया, उसमें कॉन्ट्री बात हेल्ड कर दी गई है, तो फिर खेल खराब है। सेक्शन 113 प्रूव सेसेशन ऑफ अथॉरिटी, नॉट अथॉरिटी नहीं, टेरिटरी, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आप देखना चाहो तो एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 113 है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड विमेन। 113 ए 1983 का अमेंडमेंट है। 113 बी 1986 का अमेंडमेंट है। क्यों कहा? क्योंकि ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए। 113 ए 113 बी 19, हाँ मैंने सही लिखा है ना, हाँ ठीक है ओके। तो प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा, इस बात के लिए कोर्ट जो है में प्रिज्यूम करता है, ठीक है, that the suicide had been abetted by her husband or the relative of such a, याद रखिएगा ये शैल प्रिज्यूम नहीं, पता चला वहां पे शैल प्रिज्यूम में कंफ्यूज होगा, शैल प्रिज्यूम में प्रिज्यूम में, शैल प्रिज्यूम नहीं करता कोर्ट, इस मामले में मे प्रिज्यूम करता है, ठीक है। 113 बी में जरूर शैल प्रिज्यूम है, जहां पर कह रहा है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, इट इज शोन दैट सून बिफोर द डेथ सच वुमेन हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी। अगर ये चीज दिखा दी गई, प्रूव कर दी गई है प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि वुमेन को सब्जेक्ट किया गया था क्रूअल्टी में, मतलब उसके ऊपर क्रूअल्टी हुई थी या कोई हैरेसमेंट हुआ था जो कि डाउरी के डिमांड से कनेक्ट हो रहा है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी कि दैट सच पर्सन हैज कॉज्ड द डाउरी डेथ, उस पर्सन ने जो है डाउरी डेथ कॉज करी है। तो ये तो हो गया हमारा 113 बी। अब हम आएंगे 114 पे। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। कोर्ट कुछ फैक्ट्स के जो है एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं करेगी, प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। देखो क्या प्रिज्यूम करेगी, देखो पता है आप लोगों को 114 ए को हम लोग कौन से सेक्शन के साथ पढ़ते हैं? 114 ए नहीं यार, 114 को हम लोग कौन से सेक्शन के साथ पढ़ते हैं? इनफैक्ट इसका एक इलस्ट्रेशन 114 को हम लोग पढ़ते हैं 133 के, नहीं उल्टा लिख रही हूँ, 114 के इलस्ट्रेशन बी को हम लोग पढ़ते हैं 133 से। एकम्प्लिस के बारे में बताता है। अभी आगे देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो देख लो कि इसमें जो प्रिज्यूम सर्टेन एग्जिस्टेंस ऑफ, प्रिज्यूम कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी कुछ
फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को हो जाता है कभी कभी, ठीक है, हंसना नहीं। और ये आपका जो है इलस्ट्रेशन में दे रखा है। इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा है कि अगर पोजेशन है स्टोलन गुड्स का तो माना जाएगा, मे प्रिज्यूम किया जाएगा। कंप्लिस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है जब तक कि उसको कोलैबोरेट ना किया जाए। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। एक कंप्लिस, सबसे पहले तो मुझे एक डाउट आपके दिमाग से दूर करने दो, एक कंप्लिस और को अक्यूज्ड का क्या मतलब होता है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, एक कंप्लिस और को अक्यूज्ड एक हद तक सिमिलर होते हैं। मैं कह रही हूँ सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते कंप्लिस और को अक्यूज्ड। को अक्यूज्ड हम लोगों ने सेक्शन 30 में पढ़ा, कहेंगे मैम को अक्यूज्ड और कंप्लिस के बीच में अभी तक डिफरेंस ही नहीं समझ में आया है। तो क्यों नहीं समझ में आया? कभी आपने ध्यान से सेक्शन ये दोनों पढ़े ही नहीं। पढ़े तो अच्छी बात है, मतलब आता है तो ऑफेंड मत हो जाना, आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। को अक्यूज तो हम कह रहे हैं कोई उसका सहकर्मी जो है अक्यूज के साथ मिलकर के उसने जो क्राइम किया है वो को अक्यूज है, ठीक। एक कंप्लिस भी वही है, एक कंप्लिस भी वही इंसान है। रुक जाओ, अब मैं इसको हटा दूं तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इसको भी मैं हटा देती हूँ। देखो क्या है, देखो क्या है, एक हो गया हमारा को अक्यूज्ड, एक हो गया हमारा एकम्प्लिस, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये जो को अक्यूज्ड है ये तो है अपना इंडिपेंडेंटली सेक्शन 30 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। को अक्यूज्ड एक ऐसा पर्सन है जिसने अक्यूज के साथ मिलकर के कोई ऑफेंस किया है, ठीक। एक कंप्लिस भी को अक्यूज्ड ही है, लेकिन ये को अक्यूज्ड एक कंप्लिस बना कैसे? ये बना टेंडर ऑफ पार्डन से, ये बना टेंडर ऑफ पार्डन से, ठीक। ये टेंडर ऑफ पार्डन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 306 से 308 तक है सीआरपीसी। टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में आप पढ़ते हैं 306 से, ये 307 से तो नहीं है, एक बार देख लेना। वैसे जहां तक 306 से 308 ही है, गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन 306 से 308 तक है, ठीक है, ठीक। जहां तक अभी मेरे पास सीआरपीसी की बेरट नहीं है यहाँ पे। देखो क्या है कि ये हम कह रहे हैं कि को अक्यूज ही एकम्प्लिस है, लेकिन ये को अक्यूज एकम्प्लिस बना कब, और हम क्यों कह रहे हैं कि हमको इसके टेस्टिमनी को कोरैबोरेट करना जरूरी है अगर हमें कन्विक्शन करना है अक्यूज का, क्यों कह रहे हैं? देखिए एकम्प्लिस जब टेंडर ऑफ पार्डन कर लेता है, टेंडर ऑफ पार्डन का मतलब ये है कि कोर्ट ने उससे कहा कि अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया कि ऑफेंस में, क्राइम सीन में क्या हुआ था, तुम्हारा कितना पार्ट है, उस अक्यूज का कितना पार्ट है, अगर तुमने ये बात बता दी तो तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस हट जाएंगे। जब इस ऑफर को ये को अक्यूज्ड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एकम्प्लिस बन जाता है कोर्ट का, ठीक। जब इस टेंडर ऑफ पार्डन के ऑफर को अक्यूज्ड एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि ठीक है जज साहब, या ठीक है जो भी अथॉरिटी है, ठीक है मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या सारी चीजें हुई थी, तो एकम्प्लिस, तो हमारा को अक्यूज्ड एकम्प्लिस बन जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि सोल टेस्टिमनी पे जो है उसको कर देंगे, एकदम कन्विक्ट कर देंगे अक्यूज्ड को, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे उसको खुद को बचाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। कोरैबोरेट करना जरूरी है, पुष्टि होना तो जरूरी है ना, पता तो चले कितना सही बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, कोरैबोरेशन जरूरी होता है, ठीक है। कोरैबोरेशन आपका जरूरी है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया को अक्यूज और एकम्प्लिस के बीच में डिफरेंस, कौन है को अक्यूज और कौन है एकम्प्लिस। को अक्यूज वो पर्सन है जिसने अक्यूज के साथ मिलकर के कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। एकम्प्लिस भी वही पर्सन है, लेकिन एकम्प्लिस वर्ड हम तब यूज कर रहे हैं जब उसने टेंडर ऑफ पार्डन को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अगर जो है उसने बता दिया तो सारे चार्जेस उसके ऊपर से हटा दिए जाएंगे। अगर उसने कोर्ट की मदद कर दी केस को सॉल्व करने में तो सारे चार्जेस जो है उसके ऊपर से हटा दिए जाएंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि अब समझ में आया होगा को अक्यूज और एकम्प्लिस के बीच में डिफरेंस। अब ये इलस्ट्रेशन मैं इसके पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। अभी हम ये वाला जो है आगे डिस्कस करेंगे जब हम 133 पे पहुंचे तो पहले, तब तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। 114A फिर प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर रेप का प्रोसिक्यूशन हुआ है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट का प्राइमा फेसाई प्रिजम्पशन होता है कि उसने कंसेंट नहीं दिया था रेप के लिए, किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस का अगर कोई भी सिस्टम है
सेक्सुअल ऑफेंस वाला अगर मैटर है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी इस बात, तो ये बात आपको याद रखनी। फिर हमारा एस्ट्रोपल है सेक्शन 115 से 118। अब बेसिक आपको क्रक्स पता है एस्ट्रोपल का कि कोई पर्सन ने जो ऑलरेडी अगर कोई बात कह रखी है तो दूसरी प्रोसीडिंग में या दूसरे दिन हियरिंग में अगर वो आता है तो वो स्टॉप्ड होता है। बेसिकली वो स्टॉप्ड होता है कि वो कोई दूसरी बात कॉन्ट्री बात नहीं कह सकता। एक बार जो आपने कह दिया वही माना जाएगा, बस आप दूसरी बात दोबारा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, देख लेना एक बार 116 जो है टेनेंट और लाइसेंसी के बारे में बात करता है, और एस्ट्रोपल ऑफ 117 जो है एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और बेली के बारे में बात करता है। एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेक्शन 118 पे, यानी कि चैप्टर 9 पे। सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, हो ओके। चैप्टर 9 जो है आपका विटनेस के बारे में बताता है। सेक्शन 118, 119, 120 हमें कहता है कि कौन लोग विटनेस हो सकते हैं। ठीक, कौन लोग विटनेस हो सकते हैं, कौन विटनेस नहीं हो सकते। सबसे पहले तो कौन विटनेस हो सकते हैं, तो 113 में हमें सीधी सी बात बताई कि कौन टेस्टिफाई कर सकता है। टेस्टिफाई देख करके परेशान नहीं होगा। टेस्टिफाई का मतलब यह है कि कौन जो है आकर के कोर्ट में गवाही देगा, कौन विटनेस बनेगा। ठीक है, तो हु में टेस्टिफाई, तो जो कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट है कोर्ट के सवालों को समझने के लिए, रैशनल आंसर्स देने के लिए, वो सब टेस्टिफाई कर सकते हैं। वो सब टेस्टिफाई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकता है, उस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, दे कैन टेस्टिफाई। ड्यू टू टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज ऑफ माइंड, बॉडी, एनी अदर कॉज। एक मिनट, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट अनलेस कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड। ओके। सारे ही लोग जो है, मतलब मैं सही बता रही हूँ मैं, सारे ही लोग जो है वो टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा पर्सन है या तो बहुत ही बूढ़ा है, अब उनको कोई ऐसे ओल्ड लेडी है जिनको शायद नहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, सही से सुनाई भी नहीं दे रहा, तो वो क्या सही से रैशनल आंसर्स दे पाएंगी क्या, कोर्ट के सवालों का जवाब सही से दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। वैसे तो हम कह रहे हैं जनरल रूल है कि सब लोग, कोई भी टेस्टिफाई कर सकता है। एक केस का नाम मैं भूल रही हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। उसमें 5 साल का जो बच्चा था या बच्ची थी, मुझे नहीं पता लड़का था या लड़की, 5 साल के बच्चे का जो है टेस्टिमनी उन्होंने कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, और वो सोल कन्विक्शन हुआ था उस पर्सन का। ठीक है, उस पर्सन का सोल कन्विक्शन हुआ था। एक मिनट, हाँ, सुरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981। लिख लीजिए, सुरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था एविडेंस 5 साल के बच्चे का, जो सोल विटनेस थी मर्डर की जो सोल विटनेस थी बाय डोमेस्टिक सर्वेंट। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 5 साल के बच्चे का जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था एविडेंस। ठीक है, एडमिसेबल माना था। ठीक, तो हर वो पर्सन कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए जब तक कि कोर्ट को ये ना लगे कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, या उनके सामने जो सवाल रखा जाएगा उसको वो जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। और वो सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि या तो वो बहुत बूढ़े हैं या तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, मतलब बहुत एक्सट्रीम ओल्ड एज है या टेंडर एज है, मतलब कोई 1-2 साल का बच्चा है तो वो कैसे ही सवाल को समझ पाएगा, उसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, या कोई डिजीज है ऐसी माइंड और बॉडी में, या फिर कोई अगर दूसरा कॉज है तो। लेकिन एक्सप्लेनेशन में कहता है कि ल्यूनेटिक कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए। ल्यूनेटिक कौन होता है? ल्यूनेटिक वो पर्सन होता है जिसको कभी कभी दौरे पड़ते हैं, मतलब यूजुअली ही इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जब वो साउंड माइंड का है तब वो दे दे एविडेंस। इसको आप याद आया होगा कुछ। सेक्शन 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साउंड माइंड के बारे में बताता है, कब साउंड माइंड का कब अनसाउंड माइंड का, कितनी टिपिकल लैंग्वेज लिख रखी है, यही है क्रक्स। ठीक है, कि जब वो साउंड माइंड का है तब दे दे, या हम वहां पे भी पढ़ते जब वो साउंड माइंड का है तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो साउंड माइंड का है तब वो टेस्टिफाई कर सकता है। ठीक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। सेक्शन 119 में जो है हमें बता रखा है कि जब पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जब विटनेस कम्युनिकेट वर्बली बोल नहीं पा रहा है, पहले इसको जो है डम विटनेस कहा जाता था, लेकिन 2013 में उसको हटाया गया। डम विटनेस नहीं, अब कहा जाता है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। तो जब वर्बली वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो एविडेंस नहीं दे सकता, वो दे सकता है। वो कोर्ट में आकर के जो कुछ भी बोलेगा तो नहीं, लेकिन वो लिख कर ही बताएगा। तो वो जो कुछ भी वो लिख करके बताएगा उससे ओरल एविडेंस की श्रेणी में हम लोग डालेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि उसने डॉक्यूमेंट, कि उसने लिख दिया तो डॉक्यूमेंट हो गया क्या मैम, वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब डम विटनेस है या सेक्शन 119 के अंदर जो विटनेस के बारे में बात करी गई है, अगर वो कोर्ट में आकर के कुछ भी लिख करके दे रहा है तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या ओरल एविडेंस होगा? तो वो ओरल एविडेंस होगा, क्योंकि भाई खुद समझो कॉमन सेंस की वो बोल नहीं पा रहा तो वो लिख कर ही ना देगा। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकता, वो दे सकता है, लेकिन हम उसको ओरल एविडेंस मानेंगे। ठीक, बात खत्म।
120 में बता रखा है कि पार्टीज टू द सूट देयर हस्बैंड और वाइफ जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, ये विटनेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो विटनेस नहीं हो सकते, कि हस्बैंड और वाइफ है तो वो उनके फेवर में ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। उससे और रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है कि हमारे रिलेटिव्स हैं तो हमारे फेवर में आकर के वो विटनेस नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो एविडेंस दे सकते हैं, मतलब टेस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 121, अब आपका जजेस और मजिस्ट्रेट वाला सिस्टम शुरू हो गया है। तो कोई भी जज या मजिस्ट्रेट जब तक ही स्पेशल, एक सेकेंड, 121 जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो देखो, जजेस और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उनका कंडक्ट क्या था, कोर्ट में जज बैठे हुए हैं या मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, उनका क्या कंडक्ट था, इसके लिए कोई उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता कि उनका क्या कंडक्ट था, ठीक है। ना ही उनके कंडक्ट के लिए, ना ही उनके जो है नॉलेज में अगर कोई चीज आई। देखो, जैसे समझो मेरी बात को, यहाँ पर दो चीजें हमें समझनी है, एक्चुअली तीन। पहले तो हम लोगों ने देख ली कि उनके कंडक्ट को लेकर के उनसे सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज जो है वो ये कि मान लो कि जज साहब कैंटीन में गए, ठीक है, कैंटीन में उनके सामने कुछ मान लो हो गया, या जो है कुछ भी हो गया, कुछ भी एक्सेट्रा, कोई भी घटना घटित हो गई, तो उसके लिए उनसे सवाल नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर वो कोर्ट में वहां पर बैठे तब कुछ ऐसा अकर हो गया है, तब कुछ ऐसा अकर हो जाने का मतलब है कि मान लो कि विटनेस को अक्यूज ने मार दिया या उसके ऊपर गोली चला दी, कुछ भी ऐसा हुआ, या विटनेस ने ग्रीवियस हर्ट, या विटनेस ने हर्ट कॉज कर दिया, तो तब जो उन्होंने देखा, उनकी जब वो बैठे थे उस कुर्सी पर, तब जो उन्होंने देखा वो पर्टिकुलर चीज, तो ठीक है, वो चल जाएगा, ठीक है, उसका वो एविडेंस दे सकते हैं, उसके लिए वो विटनेस बन सकते हैं। बाकी जो कोई भी चीज है, ना ही उनसे उनके कंडक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाएगा, ना ही उन्होंने कुछ देखा तो उससे रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो पर्टिकुलर चीज कोर्ट में, उनके कोर्ट के प्रेमाइसेस में ना हुई हो तो, ठीक है। इसका भी जो है एक्सेप्शन है, ये जो हमने कंडक्ट और एनीथिंग विच केम इनटू हिज नॉलेज के बारे में बात करी, इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर स्पेशल ऑर्डर आता है जिस उनकी अथॉरिटी से, जैसे मान लो अगर जीएमएससी हैं या जीएमएफसी हैं, तो उनके ऊपर अगर सीजीएम है, सीजीएम ने अगर कहा कि भाई पूछ लिया अगर आपका कंडक्ट कैसा था, आपने ये समन क्यों नहीं किया या वारंट क्यों नहीं जारी किया, उसके अगेंस्ट वारंट क्यों नहीं इशू किया, तो वो पूछ सकते हैं स्पेशल ऑर्डर पे। वरना ऐसे उनके जो है कंडक्ट को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, और ना ही जो है जो चीज जजेस और मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आई है तो उस चीज को लेकर के कोई क्वेश्चन उनसे नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द अथॉरिटी, फ्रॉम देयर अथॉरिटी। बट जो है उनको एग्जामिन किया जा सकता है और किसी मैटर के लिए। और किसी मैटर क्या, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया, मान लो विटनेस ने थप्पड़ मार दिया अक्यूज्ड को, तो ये चीज जो पर्टिकुलर चीज उनके सामने अकर हुई है उस चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। which occurred in his presence while he was acting so का मतलब है जब वो जज की कुर्सी में बैठे थे, he was acting as a judge, तब, ठीक है, तब जो अकर हुआ है उसके लिए जो है वो एविडेंस दे सकते हैं, उनको एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया ओके। सेक्शन 121 हो गया। 122 कहता है कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज को प्रोटेक्ट कर रखा है। हस्बैंड और वाइफ ने अपने आपस में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बात करी, वो कोर्ट में लेकर के नहीं आ सकते, एक्सेप्ट अगर वो खुद ही मतलब किसी उनका ट्रायल चल रहा है, क्रिमिनल केस का ट्रायल है या सिविल केस का कुछ भी है, तो ठीक है, उनको अपने एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। लेकिन उनके बीच में उनके मैरिज के समय पर कोई भी अगर बातचीत हुई है, जब वो मैरिज में थे, अगर डिसोल्यूशन भी हो जाता है उनकी मैरिज का, डिवोर्स भी हो जाता है, तो भी कुछ ऐसा उनकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, जिन्हें हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस कहते हैं, जो सेक्शन 121 से सेक्शन 129 तक आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखी है। सेक्शन 123 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब कुछ अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अगर हैं तो उसके लिए, जैसे मान लो कि सीएम का सेक्रेटरी है, ठीक है, अब सीएम के सेक्रेटरी को कोई बात पता है कि ये योजना ऐसे होने वाली है, ऐसा कुछ चलने वाला है, तो अब उससे आप पूछ नहीं सकते ना कि ये कब होगा, ये ऐसा कब होगा, ये पर्टिकुलर चीज की, ये पर्टिकुलर एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें आप उससे नहीं पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, जब आएगा तो नोटिफिकेशन निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा। ये अनपब्लिश्ड ही प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, इसको आप कंपेल नहीं कर सकते किसी पर्सन को। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे उसमें सीधी सी बात यह है कि आप इन लोगों को जो बातें बताई गई हैं 121 से 129 तक, आप कंपेल नहीं कर सकते उन दोनों पर्सन के बीच में कि आपको नहीं कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, ठीक है।
124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के बारे में बात करी गई है। कंपेल नहीं किया जा सकता है ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में करी गई है दो लोगों के बीच में, ठीक है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि पब्लिक जो है इंटरेस्ट सफर करेगा। इसमें एक लीगल मैक्सिम है, 123 में एक लीगल मैक्सिम है, लिख लो, सोलिस पॉपुलस, लिखूंगा एक मिनट, सोलिस पॉपुलस एस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका क्या मतलब है? पब्लिक इंटरेस्ट, पी यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है। ये आप 123 के लिए रेलेवेंट है आपका आंसर भी। अगर मेंस कैल्कुलेटिंग राइटिंग में आता तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 123 के लिए रेलेवेंट है। 124 में ऑफिस के कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में, जो भी बात हुई है। 125 में इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, कोई भी ऑफेंस का कमीशन तो कोई भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि अगर उन्हें कोई व्हेन ही गॉट एनी, व्हेन्स का मतलब होता है व्हेन ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑफेंस। और किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कि पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। रेवेन्यू ऑफिसर वाला जो पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 126 में कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस हैं, आप एडवोकेट और उनके क्लाइंट के बीच में जो भी कुछ बात हुई है, जो भी कुछ हुआ है, अब कल को आपके क्लाइंट ने आकर के आपसे कहा कि मैंने मर्डर किया है, मुझे बचा लो, तो ये आप जाकर के कोर्ट में थोड़ी बता दोगे कि जज साहब इसी ने मर्डर किया है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अंडर सेक्शन 126। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, अगर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, अगर इलीगल पर्पस के लिए कुछ ऐसा किया गया है तो नहीं, फिर या फिर एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment। जब उनका जो है एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ, मतलब कि जब वो एडवोकेट बने किसी पर्सन के, जब उनको अपॉइंट किया गया है एज एन एडवोकेट, तो जब इनका एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, अगर उस वक्त कुछ भी ऐसा हुआ, जैसे मान लो कि उसने जो है फोर्ज डॉक्यूमेंट, इसका एक एग्जाम्पल भी है, आप देखोगे, हाँ, इलस्ट्रेशन सी जो है वो कहता है ए बीइंग चार्ज्ड विद एम्बेजमेंट रिटेन्स बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम, ठीक है। बी को जो है वो कहता है, बी उसका वकील है, कहता है कि इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बी ऑब्जर्व दैट एन एंट्री हैज बीन मेड इन एज अकाउंट बुक चार्जिंग ए विद द सम सेड टू हैव बीन एम्बेजल्ड व्हिच एंट्री वाज नॉट इन द बुक एट द कमेंसमेंट ऑफ, जब एम्प्लॉयमेंट उसका शुरू हुआ था, मतलब जब बी उसका एडवोकेट बना था या अटॉर्नी बना था, जो भी आप कह रहे हो, जो भी समझ रहे हो, तब तो ये एंट्री नहीं थी, तब तो ये फॉर्ज्ड एंट्री नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद कैसे आई यहाँ पर ये एंट्री? तो ये एंट्री जो है उसने जो फोर्ज करी है ए ने, इस चीज के लिए प्रोटेक्टेड नहीं है कम्युनिकेशन, अब ये बात, क्योंकि ये अब गलत चीज हो गई, ठीक है। तो अब ये जो है बी जो है इसके अगेंस्ट जाकर के एविडेंस दे सकता है, ठीक है। बस इतनी सी बात कही गई है, ठीक है। सेक्शन 127 सेक्शन 127 ही कहता है। 126 वाला जो सेक्शन है ये इंटरप्रेटर्स पर होगा, क्लर्क्स पर होगा, सर्वेंट ऑफ बैरिस्टर, प्लीडर और अटॉर्नीज एंड वकील पर होगा, ठीक है। 128 में कहा प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग। अब अक्यूज्ड पर्सन है, मान लो जो उनके डिफेंस लॉयर है, अक्यूज पर्सन खुद को मतलब एकदम से ऐसे आत्मग्लानि हो गई, वो कोर्ट में गया, उन्होंने सब कुछ जाकर के बता दिया कि ये ऐसे ऐसे हुआ था। अब क्या उनके वकील साहब भी सब कुछ जाकर के बोल देंगे? नहीं, वो नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि वो अक्यूज्ड पर्सन उनको कंसेंट ना दे दे। जब तक कि वो, जब उनको कंसेंट दे दे कि हाँ भाई वकील साहब आप भी बता दीजिए, पीछे खड़े हैं, वो मान लो उनको बुला लिया कि आइए आप भी बता दीजिए कि जो है ये मैंने किया, तो दे सकते हैं। लेकिन अब अक्यूज कुछ भी ब्लाबर कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने किया है, तो इसके लिए अभी भी जो है हमारा वकील, जो हमारे एडवोकेट हैं, वो एविडेंस नहीं देंगे, वो जो है विटनेस नहीं बनेंगे, वो नहीं बोल सकते कुछ भी उसके अगेंस्ट, ठीक है। खुद कंसेंट दे दिया है पार्टी ने तो बोल सकता है। 120 एंड कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। अब लीगल एडवाइजर के साथ अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन, तो वो भी प्रोटेक्टेड है। लीगल एडवाइजर जाकर के सबको बताएगा नहीं कि देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। लीगल एडवाइजर कुछ नहीं बताएगा। हाँ, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस, अगर वो खुद को ऑफर करता है एज अ विटनेस तब तो ठीक है, वरना नहीं बताना। सेक्शन 130 जो है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। 131 देख लेना अपने स्तर पे, कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 132 पे आओ। 132 कह रहा है
132 कह रहा है विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि एक अक्यूज को जो है सिर्फ इस वजह, अक्यूज को नहीं, कि विटनेस को सिर्फ इस वजह से एक्सक्यूज नहीं कर दिया जाएगा कि जो है जवाब अगर वो देगा तो वो उसके ऊपर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर व्हेन अ विटनेस व्हिच विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव सब्जेक्ट हिम टू अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग एनी फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस अगर उसने दे दिया तब तो प्रोसीडिंग चल सकती है, लेकिन अगर नहीं तो सिर्फ जो है उसको क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब 133 पे आओ, जो हम कह रहे थे देर से, हमने एकम्प्लिस और उसकी बात करी, आपको मैंने बताया एकम्प्लिस कौन होता है। तो इसमें सीधी सी एक बात कह रहा है कि एकम्प्लिस को कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड ऑन द अनकोरैबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन एकम्प्लिस। 114 का इलस्ट्रेशन भी कह रहा है कि अगर आपने कोरैबोरेट नहीं किया है एकम्प्लिस को तो जो है ठीक बात नहीं है, वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। अगर आपने कोरैबोरेट नहीं किया है एकम्प्लिस को तो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। 133 कुछ और कह रहा है, 133 कुछ और नहीं कह रहा, 133 ये कह रहा है कि कन्विक्शन सिर्फ इस बात पे इलीगल नहीं हो जाता है कि आपने जो है आपने सिर्फ प्रोसीड किया अनकोरैबोरेटेड टेस्टिमनी पे, या आपने कोरैबोरेट नहीं किया था और आप प्रोसीड कर गए, आगे बढ़ गए, या मान लो कि कन्विक्शन या आपने कन्विक्ट कर दिया अनकोरैबोरेट टेस्टिमनी पे, तो सिर्फ इस वजह से वो इलीगल नहीं हो जाएगा, ये बात कह रहा है। एक बात याद कर लो, लिख लो वहां पर, ये आपका जो 114 का इलस्ट्रेशन बी है ये रूल ऑफ एविडेंस है, ये रूल ऑफ एविडेंस है, और 133 आपका रूल ऑफ प्रूडेंस है। ये क्वेश्चन है प्री का। 133 आपका रूल ऑफ प्रूडेंस है और 114 का इलस्ट्रेशन बी आपका रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे चैनल पे, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर के, एकम्प्लिस और जो है इलस्ट्रेशन बी वाला जो है, ठीक है। ये हो गया हमारा 133 हो गया। 134 हमें नंबर ऑफ विटनेस के बारे में बताना, तो विटनेस कितने भी हो सकते हैं, कोई नंबर नहीं स्पेसिफाई कर रखा कि केस में सिर्फ 3-4 विटनेस ही होंगे, 50-60 विटनेस भी हो सकते हैं। चैप्टर 10 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब थोड़ा सा चलते हैं हम आखिरी अंत तक बढ़ आए हैं। 135 सेक्शन 135 हमें क्या बताता है? 135 कहता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। Order of production and examination of witness, the order in which the witness are produced and examined shall be regulated by the law. क्रिमिनल और सिविल लॉ जिस तरह जो दे रखे हमारे सीपीसी और सीआरपीसी उस तरीके से चलेगा सारा कार्यक्रम, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर ऐसा कुछ एब्सेंस है लॉ का, कुछ नहीं है, मान लो लॉ साइलेंट है, तो जिस तरीके से कोर्ट चाहता है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर होता है, ठीक है। सेक्शन 136 कहता है कि जज डिसाइड करेंगे कौन से एविडेंस को एडमिसिबल करना है और कौन से एविडेंस को एडमिसिबल नहीं करना है, व्हाट टू एडमिट एंड व्हाट नॉट, जज विल डिसाइड। 137 क्या बता रहा है? 137 एग्जामिनेशन चीफ के बारे में बात कर रहा है कि एग्जामिनेशन जो है विटनेस का, जो पार्टी उसको बुलाएगी जब वो उस पर्टिकुलर विटनेस का एग्जामिनेशन कर रही है तो वो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। जब एडवर्स पार्टी कर रही है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर से उसकी पार्टी कर रही है, उसी की पार्टी कर रही है जिस पार्टी ने उसको बुलाया है उस विटनेस को, तो वो री एग्जामिनेशन होगा। इसी ऑर्डर में चलता है, चीफ क्रॉस री, ठीक है, चीफ क्रॉस री। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बताया सेक्शन 138 में कि विटनेस को जो है सबसे पहले एग्जामिन किया जाएगा इन चीफ, फिर उसके बाद अगर पार्टी डिजायर करती है, अगर एडवर्स पार्टी चाहती है तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। क्यों लिखा है डिजायर करती है? क्योंकि कभी कभी पार्टी क्रॉस करने के लिए मना भी कर देती है कि हम नहीं करेंगे, एडवर्स पार्टी क्रॉस करने के लिए मना कर देती है, उनके वकील साहब मना कर देते हैं हम नहीं क्रॉस करेंगे, हम किसी और एविडेंस से प्रूव कर लेंगे, तो ठीक है, तो क्रॉस उनके डिजायर पर है, वो करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें। और री के लिए भी जो है कभी पार्टी जब डिजायर करेगी तभी करेगी, ठीक है। ओके, देन डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्ट टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। देखो, री एग्जामिनेशन जो है कन्फाइंड होता है टू द मैटर्स इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी बातें बोली गई हैं उसके बेसिस पर ही आपका री एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस कौन कर रहा है? एडवर्स पार्टी कर रही है। री एग्जामिनेशन वही पार्टी कर रही है जिस पार्टी ने उस पर्टिकुलर विटनेस को बुलाया है,
ठीक है, ये हो गया। 139 में क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय अ मेयर फैक्ट कि वो कोर्ट में आया है डॉक्यूमेंट देने के लिए। अगर वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट देने के लिए आया है तो आप उसको विटनेस की श्रेणी में थोड़ी ना शामिल कर लोगे, उसका आप एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस एंड अंटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस, आपने उसको विटनेस के तरीके से बुलाया तो ठीक है कर लो, लेकिन नहीं कर सकते वैसे, अगर सिर्फ आपने उसको एविडेंस को प्रोड्यूस या कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए समन किया है। ठीक, सेक्शन 140 में विटनेस टू कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर्स विटनेस के कैरेक्टर पे लेकर के अगर कोई बात करनी है 52 से 55 तो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में ही होगा। ठीक, 141 लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करता है। लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट। जैसे आपसे पूछा जाए आपने खाना खा लिया ना, तो ये एक लीडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, या आपका नाम राहुल है, अब नाम राहुल है तो पता है ना ये बात, तो ये इस तरीके से। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर सजेस्ट कर रहे हैं तो वो लीडिंग क्वेश्चंस होंगे। 142 जब लीडिंग क्वेश्चंस कब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, एक्चुअली पहले हमें 143 पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें 142 पढ़ना चाहिए। दो बातें बताइए। 143 में कहा गया कि कब जो है लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, कब नहीं पूछे जा सकते हैं तो 142 में बताया गया कि री एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द कोर्ट की परमिशन ले लो तो पूछ लो। ठीक, ओके। 144 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, उसके बाद 145 जो है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 146 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रेलेवेंट है। 146 कह रहा है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो जब भी कोई विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया गया है तो इन एडिशन टू द क्वेश्चंस हियर इन बिफोर रेफर्ड बी आस्क्ड, उससे पूछा जा सकता है, उसकी वेरासिटी को टेस्ट किया जा सकता है, वो कितना सही इंसान है, वो चीज़ प्रूव करी जा सकती है। डिस्कवर हु ही इज, ठीक है, कौन है वो, और उसकी लाइफ में पोजीशन क्या है, उसकी खुद की मतलब क्या करता है वो, ये सारी चीज़ें जो है प्रूव किया जा सकता है। उसका क्रेडिट चेक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है की जा सकती हैं। हाँ देखो, अगर रेप का प्रोसिक्यूशन है, ये चीज़ आपके प्रोवाइडेड में दे रखी है, अगर रेप का प्रोसिक्यूशन है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उसके कैरेक्टर से रिलेटेड या प्रीवियस जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 147 में कह रखा है विटनेस में भी कंपेल्ड टू आंसर इफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 146 रिलेट्स टू द मैटर रेलेवेंट अंडर एनी सूट और प्रोसीडिंग। ठीक है, प्लस सेक्शन 132 उस पर अप्लाई करेगा। सेक्शन 148 में कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस के बारे में बात करी गई है कि आपको प्रॉपर क्वेश्चंस ही पूछने, कोई फालतू की बात नहीं करनी है कोर्ट में। ठीक है, जितना रेलेवेंट है आप उतना पूछिए। सेक्शन 145 में कह रखा है कि एविडेंस जो है एज टू मैटर इन राइटिंग दिया जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम सेक्शन 151 पे। 151 कह रहा है कि इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन कोर्ट में फॉरबिड करता है, शैल फॉरबिड नहीं करेगा, में फॉरबिड करेगा, यानी कि अगर कोर्ट दे कि चलो ठीक है पूछ लो तो पूछा जा सकता है, वैसे कोर्ट में फॉरबिड करता है इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस को। ये सेक्शन बेस्ड ही आता है, पूछा जाता है इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस कहाँ हैं और ये क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय कहाँ पर है। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे पर्टिकुलर विटनेस जो है इंसल्ट हो सकती है उसकी, या वो परेशान हो सकता है, उसको गुस्सा वगैरह आ सकता है, और अनॉय करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, तो कोर्ट यहाँ पर जो है शैल फॉरबिड करती है कि आप ऐसे नहीं पूछ सकते क्वेश्चंस। ठीक है, 153 में एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग हिज वेरासिटी 153 में दे रखा है ये। और 154 में आपका क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, यानी कि एक नाम से जाना जाता है ये हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, कि खुद ही अगर बंदा हॉस्टाइल हो गया तो फिर उसकी पार्टी उसका एग्जामिनेशन करके उसको धोती है 154 में और 155 में। 155 में इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। ठीक है, तीन तरीके से होता है एविडेंस ऑफ पर्सन, विटनेस को ब्राइव किया गया है, या फिर जो है प्रूव ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट। फॉर्मर स्टेटमेंट कि आपने पहले तो कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 155 हो गया अपना। 156 क्या कह रहा है, क्वेश्चंस टेंडिंग टू कोरैबोरेट एविडेंस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट वो एडमिसिबल होगा। 157 में फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में भी प्रूव टू कोरैबोरेट लेटर उसको कोरैबोरेट करने के लिए फॉर्मर स्टेटमेंट जो है वो विटनेस के प्रूव किए जा सकते हैं। Section 158 says what matters may be proved in connection with proof statement relevant in the section 32 or 33.
सेक्शन 159 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी कहाँ पर दे रखा है, तो 159 में दे रखा है। पुलिस ऑफिसर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें इनको करनी है, FIR करना है, FIR लिख रहे हैं, चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है या केस इतने दिन तक चलता है, वो कोई चीज़ भूल गए, तो मेमोरी उनकी नहीं, मतलब किसी की भी मेमोरी रिफ्रेश कराने के लिए कुछ दिखा सकते हैं कि आपने जो है ये चीज़ यहाँ पर एंट्री करी थी और ये पर्टिकुलर चीज़, तो उनकी मेमोरी रिफ्रेश कराने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है। ठीक है। 160 में टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 159। 161 में राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश्ड मेमोरी, इसको भी रिफ्रेश मेमोरी में ही गिन लो। 162 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। 163 में गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड for and produced on notice. So when a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, जब पार्टी कॉल करती है डॉक्यूमेंट के लिए जिसके लिए उसने नोटिस दे रखा है दूसरी पार्टी को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड, और वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दिया गया है और इंस्पेक्ट कर लिया गया है बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन, ही इज बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर्स हिम टू डू सो। मुझे कहा गया कि आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करना है, मैंने वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, अब जब मैंने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस करने के बाद मैं उसको छुपा करके नहीं रख सकती हूँ, अब आपने प्रोड्यूस कर दिया तो एज एन एविडेंस जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है। 164 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस, तो जहां पर एक पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आफ्टरवर्ड्स उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि अब जब बात तुम पर आई तो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे पहले जब मांगा गया तो क्यों नहीं दिया, तब दिया क्योंकि तब केस तुम्हारे पास ऊपर पलट जाता, मतलब केस हमारे फेवर में आ जाता है, इस वजह से तुमने नहीं दिया, तुम्हें लग रहा है कि बाजी पलट रही है, तो तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, कोर्ट कहेगी नहीं, शट अप। ओके, अब 165 में आते हैं हम, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। जजेस के पास पूरा पावर है, जो क्वेश्चन वो चाहे वो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर उन्हें कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। 166 में हमें जूरी की पावर दे रखी है, लेकिन अब ये नन एंड वॉइड समझ लो, क्योंकि KM नानावती से आपका वो खत्म हो गया जूरी का पावर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब जूरी और असेसर इसमें बता रखा था कि जूरी और असेसर का भी पावर है कि वो पूछ सकते हैं सवाल चाहे तो। ठीक है। सेक्शन 167 हमें इम्प्रॉपर, चैप्टर 11 सेक्शन 167 हमें इम्प्रॉपर एडमिशंस के बारे में बताता है। इम्प्रॉपर एडमिशंस बेसिकली यहाँ पर जो है इम्प्रॉपर एडमिशन, बाद में अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ कहा जा रहा है, कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर कही जा रही है तो उसको कोर्ट एडमिट नहीं करती है, तो द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल, कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर एविडेंस इम्प्रॉपरली उसको एडमिट कर लिया गया, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया तो ये कोर्ट ने अगर आपके एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, उसके लिए आप न्यू ट्रायल थोड़ी ना वो कर सकते हो कि अगर आप नए सिरे से केस लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं होगा। या आप कहो कि कोर्ट से कहोगे अपना जो है जो भी डायरेक्शन है या जो भी डिसीजन है उसको आप रिवर्स कर दो, ऐसा नहीं करना है। इफ इट शैल अपेयर टू द कोर्ट विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज, लेकिन जिस कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड एंड एडमिटेड, देयर वाज अ सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन, कि सफिशिएंट एविडेंस है डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए, उस वक्त था सफिशिएंट एविडेंस। इफ द रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन रिसीव्ड इट ऑट नॉट बी हैव वेरिड द, आप कह रहे हो कि ठीक है, देखो इसमें क्या है, कोर्ट ने कहा कि जब हमने ये पर्टिकुलर डिसीजन दिया, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस था, किसी भी जो उस पर्टिकुलर डिसीजन को प्रिवेल कराने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस था, ठीक है, कोर्ट ने ये बात कह दी। जो आप कह रहे हो कि आपका एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते तो भी हमारे इस डिसीजन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ठीक है, जब कोई असर नहीं पड़ता तो ये पर्टिकुलर जो है दलील कोर्ट नहीं सुनती है और उसको दोबारा से न्यू ट्रायल चलाने नहीं देगी। ठीक, समझ में आ गया कि जो रिजेक्टेड एविडेंस है, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर भी लेते तो भी हमारा डिसीजन यही रहता, तो ठीक है, तो इस वजह से जो है कोर्ट उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा एंड डिफीट ऑफ जस्टिस हुआ है, उसके एंड्स डिफीट हो गए हैं, तो अलग बात है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और आपको पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, रेलिवेंट थी, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं और थोड़ा सा ज़्यादा ही रैपिड रिविजन के वे में हम नहीं चले हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।